Okay, so today we'll discuss about basics of RNA isolation. कल हमने डीएनए आइसोलेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं इधर फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल या एनिमल सेल या फिर यीस्ट सेल से भी कर सकते हैं और हम प्लांट सेल से भी कर सकते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में एक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल वॉल को लाइस करना पड़ेगा। वो हम प्लांट के केस में मैकेनिकल लाइसिस करते हैं। उसके बाद जो उसकी मेम्ब्रेन है वो, क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है, तो हम डिटर्जेंट्स को यूज करके मेम्ब्रेन डिसरप्ट कर देते हैं। अब जो सोल्यूशन होता है हमारा एक्सट्रैक्शन मिक्सचर, उसमें सारा डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए सब चला जाता है। एंड देन हम प्रोटीन्स को रिमूव कर देते हैं, इधर यूजिंग सॉर्टिंग आउट मेथड, या फिर हम प्रोटीनेस यूज कर सकते हैं। आरएनए रिमूव कर देते हैं आरएनए यूज करके। बट यूजुअल कंडीशंस में जब डीएनए आइसोलेट करते हैं तो उसकी टेम्परेचर, पीएच कंडीशंस इस तरह की होती हैं कि जो आरएनए है वो खुद ही खुद डिग्रेड हो जाता है, तो हमें आरएनए यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। तो उसके बाद हम जो डीएनए है इट इज इन वाटर, तो हम मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम करते हैं बाय एडिंग इथेनॉल। और उसके बाद फिर डीएनए हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड उसको फिर हम सेंट्रीफ्यूगेट करके पैलेट डाउन करते हैं। पैलेट को हम फिर रीडिजॉल्व करते हैं टीई बफर में। एंड फिर हम उसकी स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसको 260 पे उसकी एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, 280 पे उसकी रेशो लेते हैं। प्योर डीएनए की रेशो कितनी होनी चाहिए, किसी को याद है? प्योर डीएनए की रेशो कितनी होनी चाहिए, 260 टू 280 रेशो? 0.8 to 1.9. या 1.8 इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके। सो उसके बाद अगर मैं यही बैक्टीरिया के केस में करूं, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सो पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं, लाइसोजाइम। बिकॉज बैक्टीरिया को वी कांट डू मैकेनिकल लाइसिस ना, बैक्टीरिया तो है इतने छोटे में दिखेंगे भी नहीं। सो बैक्टीरिया के सेल्स को पहले हम ब्रोथ में ग्रो करते हैं, उसके बाद पैलेट डाउन करते हैं, मीडिया निकालते हैं, फिर उसे एक्सट्रैक्शन मिक्सचर में रीडिजॉल्व करते हैं और उसके बाद उसमें लाइसोजाइम डाल के उसको इंक्यूबेट करते हैं। अब जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो खुद ही सेल वॉल को डिसरप्ट कर देगा, फिर डिटर्जेंट वगैरह ऐड करके मेम्ब्रेन डिसॉल्व कर लेंगे और फिर सेम वही इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। ओके। सो अब आपको पता है बैक्टीरियल सेल्स में और इवन यीस्ट में भी दो दो टाइप का डीएनए होता है। पहला हमारा जीनोमिक डीएनए और दूसरा प्लाज्मिड डीएनए। आर यू अवेयर ऑफ प्लाज्मिड डीएनए? जैसे बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल Yes. सेल में पहले ये हमारा मेन क्रोमोसोमल डीएनए है और इसके अलावा हमारा प्लाज्मिड डीएनए भी होता है। अब जब मैं डीएनए आइसोलेट कर रही हूँ इस सेल से, तो मेरे सोल्यूशन में जब मैंने डीएनए आइसोलेट किया तो उसमें तो जीनोमिक डीएनए भी आ गया, प्लाज्मिड डीएनए भी आ गया। बट अगर मुझे स्पेसिफिकली प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट करना है तो मैं क्या करूंगी फिर? हम यूज करेंगे अल्कलाइन लाइसिस मेथड। ठीक है। अल्कलाइन लाइसिस में क्या होता है कि तुम्हें पता है कि डीएनए जो है उसकी इंटीग्रिटी, आई मीन जो डबल स्ट्रैंडेड वो मेंटेन्ड है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी मच स्पेसिफिक टू पीएच। अगर हम मीडियम का पीएच चेंज कर देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इफ विल इंक्रीज द पीएच? अल्कलाइन का मतलब क्या है कि पीएच हम इन बेसिक के साइड लेके जा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द पीएच। जब हम पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं सो व्हाट विल हैपन कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो डिसरप्ट होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्ट होंगे तो डीएनए, आर जीनोमिक डीएनए, और इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है।
तो अब क्या करते हैं हम, उसके बाद हम तुरंत न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। अब जीनोमिक डीएनए भी इस तरह से हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। इन द सेम वे जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। सो व्हाट विल डू नाउ, हम तुरंत न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। जब हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो जो प्लाज्मिड डीएनए है, क्योंकि उसका साइज छोटा है तो वो जल्दी से रीनेचर हो जाता है। आई मीन वो अगर इस तरह का है तो वो जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स रीबिल्ड कर लेता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड रीबिल्ड कर लिए, लेकिन जीनोमिक डीएनए क्योंकि उसका साइज बड़ा है, सो इट विल टेक मोर टाइम टू रीनेचर। बट तुरंत ही हम फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जो हमारा जीनोमिक डीएनए है वो पैलेट में रह जाता है, और जो प्लाज्मिड डीएनए है वो इसमें सुपरनेटेंट में रह जाता है। सो इस तरह से हम प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। और जीनोमिक डीएनए भी, अगर मुझे प्लाज्मिड डीएनए चाहिए तो मैं सुपरनेटेंट ले लूंगी, दिस इज अ सुपरनेटेंट ना, तो मैं सुपरनेटेंट ले लूंगी अगर मुझे प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट करना है। लेकिन अगर जीनोमिक करना है तो मैं फिर पैलेट को प्रोसेस कर लूंगी। यू गॉट इट ना? Yes. ओके, सो नाउ विल प्रोसीड विद आरएनए आइसोलेशन। सो सबसे पहले तो आप में से कोई मुझे बताए कि कितने टाइप का आरएनए होता है? 3 types. कौन कौन से? mRNA, rRNA and tRNA. हाँ, इसके अलावा बहुत सारे लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए भी होते हैं, जैसे SIRNA, MIRNA, और इसके अलावा बहुत सारे आरएनए जो कि दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेशन, रेगुलेटरी आरएनए होते हैं। ठीक है। सो सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे सेल से आरएनए आइसोलेट करना है, तो मुझे, अगर लेटर सपोज मुझे सिर्फ mRNA आइसोलेट करना है, तो क्या करूं मैं? इतने सारे आरएनए हैं और सबका आई मीन जो आइसोलेशन प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा। तो मुझे पहले टोटल आरएनए आइसोलेट करना पड़ता है। टोटल आरएनए आइसोलेट करने के बाद मुझे फर्दर उसकी प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर मुझे स्पेसिफिकली टीआरएनए चाहिए तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है, अगर मुझे एमआरएनए चाहिए तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है, अगर मुझे आरआरएनए चाहिए तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है। सो मोस्ट इकोनॉमिकल थिंग इज कि टोटल आरएनए आइसोलेट कर लो। टोटल आरएनए आइसोलेट करने के बाद विल रन इट ऑन अ जेल। अब हमें पता है कि आरआरएनए का मास इतना है तो ये वहां आएगा, आई मीन वो थोड़ा ज्यादा होता है मास में, तो वो हमें लैडर के आई मीन जहां वेल है उसके पास ही दिखेगा। जो टीआरएनए है वो काफी ज्यादा आई मीन लेस मास के होते हैं, तो वो हमें आगे दिखेंगे। सो वो अलग अलग मार्कर्स होते हैं कि हाउ विल डिसाइड कि कौन सा बैंड किस आरएनए का है, और ये बहुत हिट एंड ट्रायल से पता चलता है। उसके बाद सैंपल, कहाँ कहाँ से हम आरएनए आइसोलेट कर सकते हैं? क्या हम प्लांट से आरएनए आइसोलेट कर सकते हैं? Yes. हाँ, व्हाई नॉट, कर सकते हैं। बैक्टीरिया से कर सकते हैं? कर सकते हैं, बैक्टीरिया में Yes. कर सकते हैं। यस, राइबोसोम इज देयर ना बैक्टीरिया में, और वैसे भी हमारे सेंट्रल डॉगमा तो यूनिवर्सल है। एनिमल सेल से कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद आता है हमारा सेल लाइसिस। देखो, प्रिंसिपल आरएनए आइसोलेशन का भी सेम है। सेल की पहले वॉल डिसरप्ट करनी है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट करनी है। और अच्छा, अब हमारा जो डीएनए था वो सिर्फ न्यूक्लियस में था, लेकिन हमारा जो आरएनए है वो हमें साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। साइटोप्लाज्म में कौन सा एमआरएनए मिल सकता है? एमआरएनए मिल सकता है। कौन सा आरएनए मिलेगा? एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए मिल सकता है साइटोप्लाज्म में? क्यों नहीं मिलेगा? राइबोसोम है, राइबोसोम में आरएनए ही तो है। ठीक है, तो हमें साइटोप्लाज्म में तीनों आरएनए मिल सकते हैं और मिलेंगे। और न्यूक्लियस में कौन से आरएनए मिल सकते हैं? न्यूक्लियोलस में आरएनए फॉर्म हो रहे होते हैं, तो आरएनए न्यूक्लियस से भी मिलेंगे, इजंट इट? और एमआरएनए जी अगर वो, दी। हाँ, Yes. अगर वो अभी बाहर जा रहा है, आई मीन एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम, अगर वो बना है, आधा बना है, पूरा बना है, तो हमें एमआरएनए न्यूक्लियस से भी मिल सकते हैं। सो द मेन थिंग इज दैट कि पहले मुझे अगर बैक्टीरिया से आइसोलेट, बैक्टीरिया में तो चलो न्यूक्लियस और वो इतना आई मीन स्पेसिफाई नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती प्रॉपर। तो प्लांट की अगर मैं बात करूं तो पहले मुझे सेल वॉल डिसरप्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही सेम प्रोसीजर विल यूज, मैकेनिकल लाइसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम डिटर्जेंट्स ऐड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देंगे।
एंड देन वील यूज, पहले डीएनए आइसोलेशन के टाइम में वी हैड यूज्ड आरएनएजेस टू आई मीन टू रिमूव द आरएनएज। लेकिन अब हम आरएनए आइसोलेशन कर रहे हैं तो हमें डीएनए की कोई कंटेमिनेशन नहीं चाहिए। सो व्हाट विल डू, विल यूज डीएनएजेस। बट जो डीएनएजेस है इट शुड बी फ्री फ्रॉम आरएनएजेस, कि डीएनएज हमारा बिल्कुल प्योर फॉर्म में होना चाहिए, कि उसमें कोई आरएनएज ना हो। अदरवाइज तो हम आरएनए, अगर डीएनएज डालेंगे तो आरएनएज होगा उसमें, तो आरएनए भी खत्म हो गए। सो द मेन थिंग इज दैट कि अगर हम डीएनएज आइसोलेट कर, आई मीन यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई आरएनएज की कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस हाँ। दी। ओके। सो उसके बाद हम प्रोटीनेज यूज करके प्रोटीन रिमूव कर देंगे। लेकिन आई मीन मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि प्रोटीन रिमूव करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, लैब टू लैब वेरी करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इजी अभी के लिए तुम यही याद रखो कि हम प्रोटीनेज के यूज कर लेंगे और प्रोटीन्स को रिमूव कर देंगे। इसके अलावा हम सॉल्टिंग आउट मेथड भी यूज कर लेते हैं, फॉलोड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके। सो डीएनए एंड प्रोटीन्स की कंटेमिनेशन खत्म हो गई। करते क्या, पहले लाइसिस कर लिया, उसके बाद एक्सट्रैक्शन मिक्सचर डाला, इंक्यूबेशन दिया, सेंट्रीफ्यूगेट किया, और जो हमारे पास सुपरनेटेंट आ गया, उस सुपरनेट कल जैसा ही है, याद है ना तुम्हें सबको? ये पैलेट हो गई, इसमें सारा डीएनए प्रोटीन और जो सेल डेब्रिस है सब आ गया, 3 लेयर्स बनती हैं इसमें भी। और ऊपर का जो सुपरनेटेंट है उसमें हमारा आरएनए है। सो व्हाट विल डू, इसको ट्रांसफर कर लेंगे फ्रेश ट्यूब में। सुपर, और ये सारा काम हमें 4 डिग्री पे करना होता है, क्योंकि आरएनए इज वेरी प्रोन टू डिग्रेडेशन। वो अपने आप ही बहुत नखरे हैं आरएनए के, वो अपने आप ही हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। सो आरएनए को सारा उसका प्रोसीजर जो करना होता है वो हम आइस बॉक्स के ऊपर करते हैं। आइस में, इसमें एक डब्बे में आइस डाल के फिर उसमें एपेंडॉक्स रख रख के सारा काम करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम आरएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। फिनोल क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे, फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल, इस तीनों का मिक्सचर यूज करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद विल डू प्रेसिपिटेशन, इथेनॉल डाल के, चिल्ड इथेनॉल डालना है। उसके बाद आरएनए वॉशिंग देनी है बार बार, इथेनॉल डाल के 75% इथेनॉल यूज करेंगे, 9 एब्सोल्यूट नहीं यूज करते हैं। उसके बाद आरएनए को रीसस्पेंड कर देंगे न्यूक्लियस फ्री वाटर में। डीएनए को किस में कर रहे थे रीडिजोल्व? टी बफर। टी बफर में कर रहे थे। लेकिन आरएनए को किस में करेंगे, न्यूक्लियस फ्री वाटर। वाई, हम इसके लिए टी बफर क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि मैंने इथेनॉल प्रेसिपिटेशन करके ऑलरेडी आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मेरे जो सोल्यूशन है उसमें मैंने बहुत बार इथेनॉल वॉशिंग दी है, एक बार, दो बार, तीन बार इथेनॉल वॉशिंग दी है। तो अब मोस्ट ऑफ द थिंग इज दैट कि जो मेरा आई मीन कंटेमिनेंट्स हैं वो ऑलरेडी पैलेट में ही, आई मीन पैलेट के नीचे ही है। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपली न्यूक्लियस फ्री वाटर डालूंगी। न्यूक्लियस फ्री का मतलब है कि उसमें कोई भी आरएनए डीएनए कुछ नहीं है। न्यूक्लियस फ्री वाटर डाला, अब जो आरएनए है वो तुरंत रीडिजोल्व हो जाता है पानी में। ठीक है, तो रीडिजोल्व हो गया और उसको एक फ्रेश ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। और जितने, लेट अस सपोज कोई डस्ट कंटेमिनेंट कुछ अगर छोटा मोटा था तो वो पैलेट में ही रह गया, क्योंकि वो तो डिजोल्व नहीं होगा ना पानी में। यू गॉट इट? आई कांट हियर। इफ यू हैव यस। मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। लास्ट वाला पॉइंट बताना एक बार। डीएनए आरएनए रीसस्पेंशन, यहाँ तक आ गया ना आपको? यस हमने दी। सुपरनेटेंट ले लिया, सुपरनेटेंट को हमने यस फिर उसके दी। बाद चिल्ड इथेनॉल डाल के प्रेसिपिटेट कर लिया। अब वो प्रेसिपिटेट हो गया, इमेजिन कर लिया जैसे डीएनए था थ्रेड्स में, वैसे ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो पैलेट बन जाती है। अब इथेनॉल रिमूव कर दिया, पैलेट बची हुई है, वो पैलेट किसकी है, आरएनए की। अब उसमें कुछ डस्ट वगैरह भी हो सकती है, तो हमने क्या किया, एक बार फिर इथेनॉल डाला, फिर इथेनॉल डाल के फिर उसे दोबारा से सेंट्रीफ्यूज किया। उसके बाद फिर इथेनॉल डाला, फिर उसके बाद डिसेंट्रीफ्यूज किया, फिर इथेनॉल, आई मीन 3 बार हम सेम प्रोसीजर करते हैं। इथेनॉल डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर इथेनॉल रिमूव करते हैं, फिर नया इथेनॉल डालते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इस तरह से 3 वॉशेस देते हैं। 3 वॉशेस देने के बाद इथेनॉल रिमूव किया, पैलेट बची हुई है। अब उस पैलेट को हम थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं रूम टेम्परेचर पे। थोड़ी सी ड्राई हुई, उसके बाद तुरंत उसमें क्या डाला, न्यूक्लियस फ्री वाटर। बेसिकली हम रीडिजोल्व कर रहे हैं,
रीडिसॉल्व कर रहे हैं किसे, आरएनए को वाटर में। लेकिन अगर जो कुछ डस्ट पैलेट कुछ भी होगा वो पैलेट में रह जाएगा, और आरएनए जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अब वील ट्रांसफर टू न्यू ट्यूब। ठीक है, अब मेरे पास ये प्योर आरएनए आ गया एज पर माई प्रोटोकॉल। समझ में आ गया? यस दीदी। ओके। तो उसके बाद अब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसकी 260 टू 280 रेशो लेंगे, एंड ये लाई करेगी 1.8 टू 2 के बीच। और आरएनए की प्योरिटी 2 पे ज्यादा अच्छी होती है। अगर आरएनए की रेशो 2 आ रही है तो मतलब वो ज्यादा प्योर है। डीएनए की कहाँ प्योरिटी थी अच्छी? 1.8 पे। और आरएनए की कहाँ है? 2 पे। यू गॉट इट? यस ओके, तो मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस। दी। यस यस। दी जैसे आपने बोला था ना कि इसको प्रोसेस को हम 4 डिग्री सेल्सियस पे ही करते हैं यस यस। परफॉर्म। तो ये क्यों करते हैं और डीएनए को क्यों नहीं करते हैं? डीएनए को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो याद है इसका जो हम स्टार्टिंग की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें डीएन आई मीन जो बैक्टीरिया होता है उसका एस और आर स्ट्रेन, वो एक्सपेरिमेंट याद है? उसमें हीट किल कर देते हैं, लेकिन डीएनए फिर भी जो आर एस वाला है वो आर वाले को एस में कन्वर्ट कर देता है, बैक्टीरिया को। यस है ना? हाँ। तो मतलब जो डीएनए है वो हाई टेम्परेचर्स पे भी स्टेबल रहता है। तो डीएनए के प्रोटोकॉल में आप देखोगे ना तो हाई टेम्परेचर पे चीजें हैं, तो अगर वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। लेकिन जो आरएनए है वो इट इज वेरी प्रोन टू कंटेमिनेशन, वेरी प्रोन टू डिग्रेडेशन। तो आरएनए को इसलिए सारा कुछ 4 डिग्री पे करना पड़ता है। आप डीएनए को भी 4 डिग्री पे कर सकते हो, लेकिन हमें पता है कि डीएनए इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है तो वो रूम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है। तो इसलिए हमें 4 डिग्री पे इतने झंझट करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो आप, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें पता है डीएनए डिग्रेड ही नहीं होना। लेकिन आरएनए डिग्रेड हो जाता है। और ओके दी। डीएनए एक्सट्रैक्शन में वी कैन यूज डबल डिस्टिल्ड वाटर एवरीथिंग। लेकिन आरएनए में हम डीईपीसी ट्रीटेड वाटर यूज करते हैं सारा। जो प्रोसेस कर, इवन जो शेल्फ होती है ना उससे भी इथेनॉल डीपीसी से पहले अच्छे से वॉश करके वाइप करके देन हर इंस्ट्रूमेंट आपने ऑटोक्लेव्ड यूज करना है, प्लस डबल डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करके यूज करना है। पहले आपने एलिक्स से करना है, फिर मिलीक्यू से, फिर उसके बाद डीईपीसी से करके देन सब प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि आरएनए के बहुत नखरे हैं। बहुत कंटेमिनेट हो जाता है, आई मीन डिग्रेड हो जाता है। ओके दी। हाँ, और सेल्स की लाइसिस करने के लिए अब जैसे यीस्ट सेल से अगर मुझे करना है तो यीस्ट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती काइटिन। है ना? काइटिन। और वैसे भी वो वेरिएबल भी होती है। सो हम क्या करते हैं कि एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं ना वो प्योर फॉर्म में महंगे आते हैं। तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए प्रोसेस को ग्लास बीड्स यूज कर लेते हैं। एक एपेंडोफ लेते हैं, एपेंडोफ यू नो ऑल ना? एपेंडोफ ली, एपेंडोफ में हमने अपना जो यीस्ट सेल है उसकी पैलेट थी उसको पहले रीडिजोल्व किया लाइसिस बफर में। लाइसिस बफर में क्या है? कुछ भी नहीं है। लाइसिस बफर में वो डिटर्जेंट है एक, और सॉल्ट वगैरह है ताकि जो हमारा प्रोटीन है और जो लिपिड्स हैं वो मेम्ब्रेन के वो डिसरप्ट वगैरह हो जाए। और उसमें हम डाल देते हैं ग्लास बीड्स, और फिर उसे वो टेक्सचर में रखते हैं, उसे मिक्स करते हैं। अब जो ग्लास बीड्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो वो फ्रिक्शन आपस में जो सेल्स है उनकी फ्रिक्शन होती है जिससे कि मैकेनिकल लाइसिस हो जाता है। यू गॉट इट? यस दी। तो अब आपको ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रेशियो ये समझ आ गया ना? कल जैसा ही है ये सारा। अगर नहीं आ रहा तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ अगर आपको जरूरत लग रही है तो। क्लियर है दी। सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड। क्लियर है दी। समझ आ गया ये कह रहे हो आप? यस। ओके ओके। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो।
क्योंकि बस आज का इतना ही है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगी। ये कल का है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह जल्दी से ही मैं एक लिंक भी दे दूंगी आपको, जिससे कि आप अच्छे से कर कर पाओ इसको रिवाइज। और बस यही है। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लो फिर। क्वेश्चन मैं तभी पूछूंगी पहले अगर प्लीज वीडियो ऑन प्लीज। करनी है तो। कॉन्शियस हो रहे हो तो रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। हम्म।